अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नॉर्मली इस प्रोग्राम की मेज़बानी आरफा नूर साहबा करती हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए वो तातीलात पे हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे अंजाम देने हैं। नाज़रीन, अगर देखें तो पाकिस्तान के जो बमुश्किल किसी एक बहरान से निकल ही नहीं पाता कि एक दूसरा बहरान हमारा मुंतज़िर होता है, फिर उसके अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं कि कोई राह सुझाई नहीं देती। और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर हम देखें कि पार्लिमानी मामलात इतने गुंजलक हो गए हैं कि अब लग ये रहा है कि इनको सुलझाते सुलझाते मुल्क के इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो पार्लिमान हो, वो इस मुल्क की अदलिया हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और हमने देखा है कि 2024 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो था मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक। गोया कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ से एक फ़ैसला आया और उस फैसले पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया। गोया कि 12 जुलाई से लेकर आज तक गोया कि 2 माह से ज़ायद का वर्षा हो चुका है, लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कुछ वजाहतें मांग रहा है, कुछ सवालों के जवाब मांग रहा है। और इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने भी गोया कि जिस वक्त वफाकी हुकूमत है, उन्होंने भी इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ ऐसी तरामीम की कि जिससे ये तासुर मिला है कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर हुकूमत वक्त इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाह रही। इस दौरान अगरचे 14 सितंबर को 8 जजेस ने अपना वजाहती एक ऑर्डर भी जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि इस फैसले पे फौरी तौर पे अमल दरामद किया जाए, और अगर ना किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इसके नतायज होंगे। और इस दौरान हमने देखा कि आज फिर इसको लेके एक तफसीली फ़ैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए एक तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तौर पर अदा करने में बुरी तरह नाकाम रहा, और बेहतर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान मुस्तफ़ी होकर घर चले जाएँ। और साथ में इस बात की फिर वजाहत की गई है कि जो नशिस्तें मखसूस हैं ये तहरीक इंसाफ़ी की हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस केस में दरख्वास्त गुजार थी या नहीं थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ़ एक जमात थी, वो जमात है और रहेगी। और साथ में ये भी कहा गया कि इस हवाले से फौरी तौर पे अब अमल दरामद किया जाए, लेकिन साथ में हमने देखा कि बजाय इस पर कोई अमल दरामद होता, इलेक्शन कमीशन में एक तवील इजलास चला है, लेकिन वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। और इस दौरान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और दूसरी तरफ मुल्क का कानून है, आइन है। और आइन के अंदर उन्होंने जो एक्ट का हवाला दिया कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है, और 106 उसका आर्टिकल, और फिर साथ में 66A की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जो वाज़े तौर पे कहते हैं कि अब किसी जमात के आज़ाद किसी रुकन के पास ये अब गुंजाइश नहीं है कि वो 3 दिन से ज़ायद के वक्त में अपनी कोई किसी और पार्टी को ज्वाइन कर पाए। उनके पास 3 दिन का वक्त था नोटिफिकेशन के बाद, लिहाजा वो कर चुके हैं। और साथ में ये कि वो जमात के जो बुनियादी तौर पे एक सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ी, मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं दी जा सकती। अब मामला किस तरफ जाएगा? क्या ये अब सिचुएशन और ज़्यादा टेंस होगी और इसका आउटकम क्या निकलेगा? कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा ऑनरेबल पैनल है, मुझे इन पर ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने, आप साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। उनके साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट के मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। तो सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आप ही से करते हैं। क्या कहेंगे, आज बड़ी वजाहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया कि फ़ैसला क्या था 12 जुलाई का, और फिर उसको लेके अब अमल दरामद का मरहला आन पहुँचा है, लेकिन जिस तरह का कंडक्ट हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, आज उनकी जानिब से अभी तक कोई एलामिया नहीं आया। और साथ में वफाकी वज़ीर कानून ने तो कह दिया है कि कुछ सवालात अभी और भी हैं कि जिनके जवाबात मुमकिन तौर पर रिव्यू पटिशन की समाअत के दौरान मिलेंगे, लेकिन एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है कि मुल्क का कानून जो है वो तो कुछ और कहता है और अदालती फैसला कुछ और कहता है। आपको भी लगता है कि सर ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अफसोस की बात है अगर वज़ीर कानून ने ये बात कही। फैसला आइन और कानून क्या कहता है वो
अदालत का हक होता है बताना। अदालत ने बता दिया कि ये जो नशिस्तें थीं, और बल्कि 11 जजेस ने कहा ये नशिस्तें जो इलेक्शन की हुई थी ये सब पीटीआई की नशिस्तें थीं, और जो इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो आइन और कानून से मुतसादिम था। तो ये वजीर के कानून ने ये जो बात की है समझ नहीं आती। ये क्यों नहीं कहते सिंपल कि हम नहीं मानेंगे, जो उन्होंने नहीं मानना, इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं। और देखिए अगर जब तशरीह आइन की आर्टिकल 51 की, और आज तफसीली फैसले में भी उसका जिक्र है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि इसका क्या मतलब है, और आपने गलत फैसला करके उनसे नशिस्तें ली, उनको ज़बरदस्ती आपने किया। और एक बात और भी लिखी है उन्होंने इस फैसले में, तफसीली फैसले में, जबकि तफसीली नोट में, क्योंकि फैसला 12 जुलाई का है, अगर फर्ज कर रीजंस नहीं भी आती तो फैसला वो हो चुका था 12 जुलाई का, उसके अंदर क्लियर उन्होंने लिख दिया कि पीटीआई की एक एप्लीकेशन पेंडिंग थी पार्टी बनने की इस केस में, तो वो मौजूद थे कोर्ट के सामने। तो ये लिखा हुआ है, आप उसमें देखिए। तो अगर नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी गलती की वजह से इलेक्शन कमीशन की, और उन्होंने गलत तशरीह की बल्ले के केस की, तो उससे उनको इंडिपेंडेंट वो होने ही नहीं चाहिए था। उनकी पीटीआई के थे, पीटीआई का टिकट उनको मिलना चाहिए था। अब उनको इसलिए टाइम दे दिया कि उसमें अगर नॉर्मल हालात में तो 3 दिन का टाइम होता है, या नॉर्मल हालात नहीं थे, उनको इलेक्शन लड़ने में कितनी मुश्किलात हुई, गलत फैसले किए गए। अब अपने फैसले करने कहने के नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत फैसला किया, फिर भी आर्टिकल 51 में लिखा है 3 दिन के अंदर उनको बताना था। तो 3 दिन में क्या बताते, उन्होंने तो एसआईसी को उन्होंने कहा कि शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन क्या रह गया था कि उनको 3 दिन में शामिल होना था। तो अब देखिए मखसूस नशिस्तें इनको नहीं देना मकसद था, और ये बातें हो रही हैं कि आइन हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ये क्या, हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ तो बात हो रही है तरमीम जो लाई जा रही थी उस दिन, जो मसवदा मेरे और आपके सामने आया, वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर रहे हैं। क्या कोई पार्लियामेंट तरमीम के तहत बेहतर कर सकती है? आइन को खत्म नहीं कर सकती। कल तरमीम में कह दें कि हम पाकिस्तान का 1973 का आइन को हम रिपील करते हैं, क्या वो कर सकते हैं? ये एब्रोगेशन होगी। एब्रोगेशन या आइन को खत्म नहीं किया सकता, अदालत को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए, और जो अब आज बात हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, खुद चीफ जस्टिस साहब ने उसको अपहोल्ड किया, फुल कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक तरीका था। तो उसके अंदर किया, और फिर एक ऑर्डिनेंस पास होता है, और चीफ जस्टिस साहब फौरन रिकॉन्स्टिट्यूट करके 2 सीनियर जजों को छोड़ के एक चौथे नंबर के जज। जुबैर साहब, मैं आऊंगा उस पे सर आऊंगा मैं, उस मौजू पे भी हम आते हैं बाद में, क्योंकि आज उसको लेके मंसूर अली शाह साहब ने खत भी लिखा है। मैं चाहूंगा कि कंवर शाह साहब को थोड़ा सा शरीक गुफ्तगू करें सर, जो नुक्ता आपने भी उठाया, और आज फैसले में कुछ और बातें भी लिखी गई कंवर साहब। एक तो यह है कि जजेस ने कहा है कि जी हमने बड़ी कोशिश की है इस बात को समझने की 80 अरकान या उससे भी ज़ायद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत के कैसे आ गए। फिर सर 11 जजेस तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो इंट्रा पार्टी से मुतालिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक, उसकी गलत इंटरप्रटेशन की है, तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो सर उसके बाद भी क्या हम ये समझें कि अभी तक इलेक्शन कमीशन को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ये नशिस्तें मखसूस बहरहाल तहरीक इंसाफ की हैं और उन्हीं को मिलनी चाहिए? अभी तक वो वजाहत या समझने की कोशिश कर रहा है, कभी आइनी माहिरीन को तो कभी सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिख के। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक दो राय पे खड़ा हो गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसका बहुत अहम फैसला आ गया 70 पेज का, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की 2024 के इलेक्शन के बारे में भी शदीद तनकीद की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी बेपनाह आईनी इख्तियारात हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 190 के इख्तियारात हैं कि हर इदारे को हुक्म जारी कर सकता है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं कि उनके इख्तियारात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती, वो अपने मामले में बिल्कुल आज़ाद और गैर जानबदार है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 218 जो है वो भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। लेकिन इसके साथ साथ जनाब बड़ा अहम सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर 4 सवाल उठाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की रोशनी में 4 या 5 सवाल उठाएगा। पहला सवाल ये होगा कि जनाब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए 5 साल से इस पार्टी में, इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, और सेक्शन 208 202 के तहत ना इनका कोई चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है। दूसरा सवाल ये उठाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि जनाब कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने कल 2 दिन पहले
इस पार्टी को डिलिस्ट कर दिया। अब ये सेक्रेटरीट, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं है। इसी तरह तीसरा सवाल ये उठाएगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है लॉ ऑफ लैंड पे अमल दरामद करने का पाबंद है। लॉ ऑफ लैंड वो यह है कि बाकायदा जिस वक्त ये पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 के तरमीमी बिल, वो 2017 से लागू होगा। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 12 जुलाई का जो है वो हमारी नुक्ता नज़र से गैर फाल हो गया। तो ये सारे सवालात का जवाब देने के बाद ही इलेक्शन कमीशन पास आगे बढ़ेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले झटके में ही इनके तमाम सवालात को रिजेक्ट कर दिया तो फिर बहुत बड़े संगीन नतायज ये सामने आएंगे कि फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कंटेम्प्ट लगा सकता है। तो जो कंटेम्प्ट लगेगा उसके बड़े गहरे असरात पैदा। कंवर साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो 12 जुलाई का फैसला है नल एंड वाइड हो गया है, ये एक तरह से आप समझते हैं कि अब काबिल अमल नहीं रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 जुलाई का फैसला लॉ ऑफ लैंड के तहत तो गैर फाल हो गया ना। जब एक पार्लियामेंट्री एक्ट बन गया और पार्लियामेंट में ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट बन गया जो 2017 से लागू है, तो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसका भी सहारा लेगा और साथ ही वो ये कहेगा। हमने तो देखा है कि इसमें से, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि कोई 38 लोगों को तो नोटिफाई किया गया है कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया था। और इसी को लेके तो जब अपने वजाहती ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा कि कहीं ना कहीं बैरिस्टर गौहर को तो पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया गया है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं? हमें तो लगता है कि कहीं कोई, यही मैं नुकता आपकी तरफ साकिब लेके आता हूँ कि लगता तो यही है कि इस पे कहीं आधा अमल दरामद हुआ है इस फैसले पे। तो ये कैसे जो कौन सा बात कर रहे हैं कि शायद अब काबिल अमल नहीं रहा, लगता है आपको ऐसे ही? जी बिल्कुल, आधा अमल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन जो इलेक्शन कमीशन के जितने सवालात थे उनके जवाबात दे दिए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने कहा है कि बैरिस्टर गौहर के दस्तखत जो है वो उनको कैसे माना जाए जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं मान रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर एक पोलिटिकल पार्टी आपके पास मौजूद है तो अगर उसके निशान ले लिया जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसके राइट्स जो है वो उसको एग्जिस्ट करते हैं। अगर उसके इलेक्शंस नहीं माने जा रहे तो उसका जो पिछला जो चेयरमैन है वो उसमें कंसिडर होगा, जो माजी में उसका चेयरमैन था, जब तक कि उसके इलेक्शंस नहीं माने जाते, क्योंकि पार्टी तो एग्जिस्ट करती है। फिर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पोस्ट इलेक्शन वाले मामलात नहीं किए कि जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी तो वो पोस्ट इलेक्शन सारे मामलात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर से जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पीटीआई के पास सिंबल ले लिया और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट मामला गया और इस तरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 फरवरी को सलमान अकरम राजा जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उनको कहते हैं कि मेरा आपने सिंबल ले लिया कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे पीटीआई डिक्लेयर करें। तो इलेक्शन कमीशन ने वो उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो गैर कानूनी एक्ट था इलेक्शन कमीशन का भी, और जिन रिटर्निंग अफसरान ने इन पीटीआई के लोगों की इस तरह दरखास्तें खारिज की और उनको पीटीआई नहीं बनाया तो वो उनका गैर आइनी इकदाम था, उसको गैर आइनी डिक्लेयर किया है। तो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने फैसले में ये लिखा है कि जो जितने भी इंतखाबी निशान अगर आपने किसी से नहीं लिया, किसी को नहीं दिया तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी वाबस्तगी ख़त्म नहीं हो सकती, पार्टी वाबस्तगी कायम रहेगी। तो प्री इलेक्शन जितने भी मामला से इलेक्शन कमीशन के, फिर 13 जनवरी के फैसले की जो तशरीह थी, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि 13 जनवरी के फैसले में इससे पहले इलेक्शन कमीशन कहीं पे भी ये क्लियर नहीं था, कन्फ्यूजन के पीटीआई एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसे सिर्फ निशान जो है वो लिया गया है। तो ये वो हालात थे जो इलेक्शन से पहले तकरीबन 2 माह 1.5 माह जो है वो चलते रहे मामलात, और उनमें सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन पे आ रही हैं कि उसने फेयरली इनको कंडक्ट नहीं किया, ये क्लियर नहीं किया, इस वजह से ये सारी चीज़ें आई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये लिखती है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये SIC को नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि उनका ना जो मरकज़ में ना सूबों में कोई भी बंदा उनका जीता नहीं है, तो उनको नशिस्तें नहीं मिल सकती। लेकिन जिन हालात में ये दी गई और उसमें उन्होंने लिखा है कि पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, और उसी दरख्वास्त को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि ये हम पर लाजम नहीं है कि हम देखें कि उसको पहले डिटरमिन करें, हम किसी भी स्टेज पर उसको देख सकते हैं कि वो आए हैं, ये हालात बने हैं, और उन हालात के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तें उनको दी गई हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की बजाय 11 जजेस ने, ये भी एक है, 2 चीज़ें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट
मतलब 2-3 जज नहीं थे। दूसरी बात 11 जजेस ने ये कहा। अब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल कह रहे हैं कि आप 39 को दे दें, मतलब ये है कि वो भी बाहर जा रहे हैं। जो आजम नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे हैं वो तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन पर भी सवाल है, उन पर भी सवाल उठेगा कि वो भी बाहर जा रहे हैं कि पीटीआई को दे रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर हर सवाल का जवाब जो है वो दिया है और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर बड़े सीरियस सवाल वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जुबैरी साहब इनफैक्ट जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों पे MNAs आए हैं वो भी इस मामले में मुतासरा फरीक है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सुना, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो आज़ाद लोग हैं कि जिनको PTI का डिक्लेयर नहीं किया जा रहा तो उनको भी सुना जाना चाहिए? फिर एक हो सकता है ना, कन्फ्यूजन तो यही है कि जो लोग जीते हैं वो आज़ाद हैसियत में जीते हैं, वो PTI के हिमायत याफ्ता नहीं थे, उन्होंने इनफरादी हैसियत में इलेक्शन लड़ा, तो क्या ये भी एक रास्ता हो सकता है कि उन लोगों को भी अदालत में बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आप किस अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, ताकि जो एक क्लैरिटी चाहिए हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, वो इस तरह भी मिल सकती है? सर के क्या क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सही नहीं है कि फॉर द सिंपल रीज़न वो जो लोग थे उन्होंने अंडर द 12 जुलाई के ऑर्डर में उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन के पास कि वो PTI के लोग हैं और वो उन्होंने अगर किसी को आना था वो आ सकते थे, एप्लीकेशन PTI की मौजूद थी वहाँ। ये कह देना कि जी वो उनको सुना जाए, फैसला आ चुका है, अब सुनने की बात नहीं, अब सिर्फ रिव्यू रह गया, रिव्यू में आके आप आर्ग्यू करें जो करना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फैसले आने के बाद आप कहें कि उसमें ये नहीं किया गया, नहीं, आप पे पाबंद है उसको मानना। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप कंटेम्प्ट में हैं, आप हुकुम उदुली करेंगे, नहीं माने आप तो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कंवर साहब के लिए मैं एक बात करना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला कानून साजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। 12 जुलाई का फैसला लागू है, वो रहेगा। ये जो कानून जो बना है ये गलत है, ये उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। इस तरह तो आज ये कोई अपेलेट कोर्ट थोड़ी है पार्लियामेंट के, आज आप फैसला करें, आप वो एक कानून बना के उसको ख़त्म कर दें, चाहे उसको 2017 से करें या 1980 से करें उसको लागू। पॉइंट इज दैट के आप फंडामेंटल राइट्स और जो तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट को वो किसी जैली कानून से ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने आर्टिकल 51 और आर्टिकल सारी कर दी और इलेक्शन एक्ट की भी उसको लिया। आइन इलेक्शन एक्ट जो है आइन से तो बड़ा नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 15 में 51 की जो थी उसकी तशरीह ये की कि सीटें PTI की थी, 11 जजों ने कहा ये PTI की सीटें थी। तो क्या कानून साजी की है इन्होंने? ये फ्रॉड है जो कानून साजी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म नहीं हो सकता, वो इसलिए चाह रहे हैं ताकि उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए और उसके तहत ये तरमीमें कर सकते हैं। विद अटमोस्ट आइन ये सारी अथॉरिटीज पार्लियामेंट पे, मुझ पे, आप पे, इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है। और खुद वजाहत लेने गए थे और सारी बातों की वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी और जो चीज अगर रह गई थी तो आज के फैसले में वो क्लियर हो गया। तो उनके ये अब कोई नहीं है। हाँ, लॉ मिनिस्टर ये कहेंगे कि ये चीज रह गई, वो चीज रह गई, लेकिन इशू ये है कि ये चीजें नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सीटें PTI की थी, उन्हीं को मिलनी चाहिए और रिजर्व सीट्स उनकी होंगी, पीरियड। हाँ, नहीं देनी, आपने अमल नहीं करना, वो अलग बात है। तो इससे तो आपके सिस्टम खत्म हो रहा है। जब भी तो आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके एक अपनी मर्जी का एक कोर्ट बना रहे हैं, सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी नहीं देख सकेंगे, और हाई कोर्ट को भी बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। वहाँ के जजों को आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बना देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी इस तरह से। और जो अब ये आगे जाने की बातें हो रही हैं, 63A के ऊपर जो बेंच बन गया आज, मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली ने सही बात कही जो आपकी टीवी पे चल भी रहा है कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप जजमेंट के, फुल कोर्ट की जजमेंट होने के बाद इस कानून की क्या हैसियत है, इस ऑर्डिनेंस की? दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। कौन साहब, मैं आप तरफ आऊँगा। इलेक्शन कमीशन के जो कंडक्ट है उसके ऊपर तो बड़े संगीन सवालात उठे हैं, लेकिन साथ में फैसले में ये भी लिखा गया है कि वो एक जमात के खिलाफ बतौर फरीक एक मुकदमा लड़ता रहा है, और आप जैसे कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उस इदारे का तो बुनियादी जो काम है इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद। लेकिन हमने देखा है कि इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक जब PTI को रिलीफ मिलता है पेशावर हाई कोर्ट से तो वो उनके खिलाफ रिव्यू में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एतराज़ तो आपको लगता नहीं है कि एक ऐसी बॉडी के जो एक बहरहाल न्यूट्रल बॉडी है वो किसी मामले में कम अज़ कम सियासी मामलात में फ़रीक तो नहीं हो सकती, बट जो फ़रीक बनी है तो कम अज़ कम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़ा दुरुस्त नुक्ता उठाया है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह के कंडक्ट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात ठीक है कि बिल्कुल हमारे दोस्त हाफिज़ ज़ुबैरी साहब मुकाबले में बैठे हुए हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में अपना अमल दरामद करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि हमने 4 सवाल करने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की रोशनी में
उस पर चारों जो हमारे सवालात हैं तो उसका वो जवाब दे दे। अगर वो उसके जवाबात को मुस्तरद करते हैं कुंवर साहब, लगता है ये सवालात आपके हैं, वरना तो पिछले 3 रोज से इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, ये सवालात हमें वहां से सुनने को नहीं मिल रहे। जो नुकात आप उठा रहे हैं, अगर ये नुक्ते वाकई बड़े जेन्युइन हैं तो पिछले 3 रोज के इजलास में तो ये सामने आ जाने चाहिए थे, लेकिन हर रोज इजलास बेनतीजा खत्म हो जाता है। सर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पहली बात यह है कि जो फैसला आया है, जो वजहात आई है, उसमें इलेक्शन कमीशन के उस सवालात का जवाब तो नहीं आया। और यहाँ तक कि कल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 सवाल किए थे, उनका जवाब भी नहीं आया। ज़ाहिर है कि ये मामला बड़ा जो है बड़ा गंभीर पैदा इसलिए हो रहा है कि उनका जवाब आ गया है, एक तो तफसीली फैसला आ गया है। दूसरी बात तफसीली फैसले आते रहते हैं, तफसीली फैसले के लिए आए थे जस्टिस उमर बंदियाल के भी, जो 14 मई को इंतखाबात करवा रहे थे। चीफ जस्टिस इसी तरह सज्जाद अहमद चांद के फैसले बड़े आए थे, जो बाद में नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सब मुस्तरद कर दिए, सज्जाद अहमद जानो घर जाना पड़ा। ये सारे मामला तो आपके सामने ही है ना। जस्टिस सज्जाद अली शाह का केस भी आपके सामने है। लेकिन सारे मामला ये देखें आप कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने अपने इदारे की इंटीग्रिटी को बचाना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इदारे पर सवाल उठा दिया कि आपने जो इलेक्शन कराया वो दुरुस्त नहीं थे। बड़ा अहम सवाल उठाया उन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन तो अपने इदारे की मुहाफ़िज़ के बारे में तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए अपना फैसला सुनाना होगा। उसके पास भी तो आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं कि इलेक्शन कमीशन के मामला में सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ जो है वो उनके मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। आर्टिकल 222 पढ़े आप, तो बहुत बड़ी इख्तियारात है उनके पास। तो वो भी सारे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तौर पे कुछ और भी नुकात हैं जो अपने पैनल के सामने मैं रखूंगा। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ुबैरी साहब, इनफैक्ट इस आज के फैसले में जजेस ने जो अपने 2 साथी जजेस हैं उनके बारे में भी बड़ा एक तरह से उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने अपने अख्तिलाफ़ी नोट पे जो बातें की हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के मनसब के मुनासिब एक तरह से नहीं है। और साथ में ये भी कि इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि इस फैसले पे अमल दरामद न किया जाए। तो इस हवाले से क्योंकि आपका वकालत का इतना वसी तजर्बा है, तो पहले ऐसे आपने देखे हैं कि इख्तिलाफ़ी नोट के अंदर इस तरह की गुफ्तगू की जाए, और साथ में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के अंदर बदलाव, उसके बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब उस इजलास में भी नहीं बैठे, और साथ में उन्होंने तकाजा किया कि जब तक फुल कोर्ट इस मामले को देख नहीं लेता कि ये जो कुछ तरमीम हुए दुरुस्त हुई हैं कि नहीं हुई, तब तक वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपको लगता है कि उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हैं उनके। पहली बात इख्तिलाफी नोट की देखिए, अच्छी बात होती है, इख्तिलाफ होना चाहिए अगर समझते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर जज का अपना हक होता है कि अपने हिसाब से वो फैसला करें, आइन और कानून के हिसाब से जो वो समझते हैं। लेकिन फैसला वही होता है जो अक्सरियती फैसला होता है, और अक्सरियती फैसले ने एक लॉ को इंटरप्रेट कर दिया, हुक्म दे दिया कि, लेकिन ये चीज़ मैंने आज तक अपने जुडिशल मतलब के वकालत में कभी नहीं देखी कि माइनॉरिटी जजेस ये कहें किसी इंस्टीट्यूशन को कि जी अक्सरियती फैसले को ना माने। फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुझ पे, आप पे, सब पे, सारी इंस्टीट्यूशन पे आर्टिकल 190 के तहत बाइंडिंग होता है। आपको बेशक पसंद नहीं आए, लेकिन आप पाबंद हैं उसको करने के, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट हो या जो कुछ भी हो, वो होता है। और ये बार बार बात हो रही है आर्टिकल 222 की। 222 तो कहता है कि कोई कानून हुकूमत नहीं पार्लियामान नहीं बना सकती इलेक्शन कमीशन की पावर्स लेने के लिए, वो तो उसके बारे में उनका आर्टिकल 220 है कि उनकी असिस्ट करेगी सारी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज। कोर्ट्स का जिक्र नहीं है उसके अंदर, लेकिन आर्टिकल 190 में लिखा है एग्जेक्टिव एंड द जुडिशियल अथॉरिटीज आर बाउंड टू एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो कंवर साहब फरमा रहे थे, प्लीज ये पढ़ लें आर्टिकल 222, और कहीं ये पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने के लिए, कोई वजाहत सुप्रीम कोर्ट नहीं देती। उन्होंने बड़ा इन पे एहसान किया था कि कहा वजाहत, अगर किसी प्रॉब्लम हो तो वजाहत दे दे, वजाहत आने के बाद भी फिर वजाहत। आप बताएं, मेरा और आप केस करते हैं, कोई कोर्ट वजाहत देती है? बहुत फैसला करती है, तो फैसला कर दिया। और ये 9 पॉइंट जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लिखे, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जुडिशियल ऑर्डर से जज से पूछा जा सकता है सवाल? ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ? एक देखें, जुडिशियल ऑर्डर प्रिवेल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं प्रिवेल करता, तो वो एक ये बात हो गई। तो ये जो सारी आप फरमा रहे चीजें, ये देखिए, इसको मुल्क को हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते ये टकराव के, लेकिन आपने फैसला कर लिया है, आपने हर हाल में 2/3 अक्सरियत लेनी है, बाई हुक और बाई क्रुक।
तो आप हासिल करने के लिए करेंगे। अब आप देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या बात की, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही आते ही फुल कोर्ट की मीटिंग की, उस केस को लगाया और एक अक्सरियती फैसला किया कि बिल्कुल मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर, ये कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लॉ का अपहोल्ड कर लिया और कहा कि जी कमेटी जो होगी वो जो 3 जजेस की, सीनियर जजेस की होगी, वो मुश्तमिल होगी, वो फैसला करेंगे बेंचेस कैसे कौन होनी है, और आर्टिकल 184 के 3 में आता है। और आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया और 1 सेकंड में आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी कमेटी। ये जस्टिस मंसूर सर यही बिल्कुल सर, यही नुक्ते मैं साकिब आपके सामने रखूंगा कि आज उन्होंने खत लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये वजूहात भी नहीं बताई गई कि उसके बाद सीनियर और 2 जजेस भी थे, उनको फिर छोड़ के तो अमीनुद्दीन खान साहब को पिक करना, और फिर ये कि फुल कोर्ट जब तक इस बात को डिसाइड नहीं करता कि जो कुछ हुआ ये बड़ा दुरुस्त हुआ है तब तक इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर वो हिस्सा नहीं बनते तो क्या ये कमेटी फिर केसेस को फिक्स कर सकती है, बेंच तश्कील देगी, सब कुछ ठीक होगा आपको लगता है? एक तो कमेटी जो है तनाज़ा का शिकार हो जाएगी। इस पे जाने से पहले सिर्फ एक जुमला मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है मखसूस नशिस्तों के केस में, इसके पैरा 59 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े किया है कि जब उनके जो बयान हल्फी वगैरह जमा हो गए तो उसके बाद वो PTI कंसिडर होंगे, और वो जब उन्होंने हलफ लिया था तब से ऑनवर्ड PTI पार्लिमानी पार्टी जो है वो नेशनल असम्बली में कंसिडर होगी उस तारीख से। तो ये तो मेरा ख्याल में जो, और दूसरी जो बात कर रहे थे कि माजी से इतलाक वाली, माजी से इतलाक के वाले से 2 दिन पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जजमेंट है कि माजी से इतलाक नहीं हो सकता। अगर ये मामला खोल दिया जाए माजी से इतलाक वाला तो फिर तो मेरे ख्याल में हर गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह ही करेगी कि जो भी आप मुखालिफ हो आपको लेजिस्लेशन करें उसका माजी से इतलाक करते हैं, ये नहीं हो सकता। जो आज का लेटर है ये मेरे ख्याल में बड़ा ही शॉकिंग है, और ख़ास तौर पर आउट गोइंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए उनके 32 दिन रह गए हैं। बेहतर होता कि चीज़ें जो है वो स्मूथ चलती और इस तरफ मामला ना जाते, लेकिन चीफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर PNO जज हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा है इसमें एक तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कैसे निकाला, फिर जस्टिस याह्या अफरीदी को आपने कैसे इग्नोर कर दिया, फिर ऑर्डिनेंस आया, फिर ऑर्डिनेंस के हवाले से एक फुल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी थी, अब फुल कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, उसके तनाजुर में आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फुल कोर्ट बैठा लेते या फुल कोर्ट में वैसे ले आते। इस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर फिर उन्होंने ये लिखा है कि इसमें ऑर्डिनेंस में जैसे ही ऑर्डिनेंस आया उसमें इतनी जल्दी थी कि फौरी तौर पर मतलब चंद घंटों में ही उस पर अमल भी हो गया और कमेटी भी बन गई। तो उनके बड़े रीजनेबल सवालात उन्होंने उठाए हैं, और कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 3 सफ़ात का ये खत लिखा है। ये कमेटी बने 1 साल हुआ है, 1 साल में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस उनके साथ थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 जजेस ने बैठकर, तीसरे जज मौजूद नहीं थे तो उन्होंने बेंच बना दिया हो, लेकिन चीफ जस्टिस काजिफा ईसा पहली दफ़े ही उनके पास उनके अमीनुद्दीन खान साहब साथ बैठे और जब अली साहब चले गए, इतना बड़ा ऑब्जेक्शन और इतराज़ात कर गए, उन्होंने उनको बगैर उनके बैठे हुए बेंच बना दिया 63A का। और ऐसे लगता है कि कमेटी को या चीफ जस्टिस काजिफा ईसा को ऐसे लगता है कि दिन कम है और मामला जो है बहुत ज़्यादा जो है निपटाने हैं अभी। लगता है यही है, बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, ज़ुबैर साहब आपको भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल के दिन जो मालब जब्बा में हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के जहाँ पे गैर मुल्की सफ़ीरों का काफ़िला जा रहा था और वहाँ पे दहशतगर्दी की एक वारदात हुई जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 4 ज़ख्मी हुए। कितना सीरियस मामला है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और इसके पीछे कौन से अनासर हैं, मकासद क्या थे, इस पर थोड़ा सी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। कल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात के टूरिस्ट रिज़ॉर्ट मालब जब्बा, जहाँ पे मकामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दावत पे कुछ गैर मुल्की सफ़ीर वहाँ पे गए, और इस दौरान जब उनका काफ़िला मालब जब्बा की तरफ जा रहा था तो जहानाबाद के इलाके में काफ़िले पे एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें पुलिस का एक एहलकार शहीद जबकि 4 ज़ख्मी हुए, लेकिन इस दौरान सफ़ीर महफूज रहे। ये सूरत हाल क्या थी और क्या जो इस वक्त इतलात हम तक पहुँची है कुछ डिप्लोमेटिक सोर्स के गैर मुल्की सफ़ीरों को सवात ले जाया गया, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है सूबाई ना उसे बताया गया, बल्कि DIG मालाकान से सिर्फ इतना कहा गया कि उनको सिक्योरिटी दरकार है। तो ये हुकूमत वक्त की जानिब से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो एक नेगलिजेंस ज़ाहिर की गई है और इसको बड़ा कैजुअल लिया गया है, इसका इसमें कितना कुछ रोल है, तो गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ल खालिक के जो सवात में डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं।
फजल खालिक, कुछ बताइएगा, वहाँ पे गैर मुल्की सफ़ीरों का जाना यकीनी तौर पे बड़ा एक अहम इवेंट था, बट जो सिक्योरिटी की सिचुएशन वहाँ पे ऑलरेडी है वो कितनी कोई एक तरह से हम कह सकते हैं कि तशवीशनाक थी, और फिर ऐसे में जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स थी वो मौजूद थी और थ्रू प्रॉपर चैनल सारी अरेंजमेंट्स की गई, या जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ समय सोर्सेज बता रहे हैं कि इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत है उसको बिल्कुल लाइम रखा गया है? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बिल्कुल ये कोई मतलब सिर्फ DIG को इतला थी। आज स्वात के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की है और उसमें फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बाकायदा उन्होंने बताया है कि बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरेन ऑफिस को इतला दी गई थी। फॉरेन ऑफिस के थ्रू फिर कमिश्नर मलाकन डिवीज़न और DIG और फिर स्वात इंतज़ामिया को इसके बारे में बताया गया था। तो ये मैं नहीं मानता कि अगर स्वात ज़िले स्वात में कोई भी, ये तो आप फॉरेन डेलीगेट्स की बात कर रहे हैं या डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वात में अगर कोई फॉरेनर भी आता है तो चकदरा से उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। FC उसको नहीं छोड़ती अगर इनके पास कोई NOC नहीं होती। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं एक ग्रुप को, फॉरेन ग्रुप को मैं गाइड कर रहा था यहाँ पे माउंटेनियरिंग और डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो उनके पास NOC भी थी, उनके पास हायर एजुकेशन के तरफ से भी NOC थी, सब कुछ था। लेकिन चकदरा के मकाम पर जब स्वात मोटरवे ख़त्म होती है तो वहाँ पे उनको पकड़ के नहीं छोड़ रहे थे और कमिश्नर भी ये कह रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से फिर उनको छोड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे दर्जन भर के जो एजेंसियां हैं, बाकायदा फौज की, पुलिस की, सिविल, तमाम एजेंसियां, उन्होंने 4-5 दिनों तक मुझे सुबह, दोपहर, शाम और रात को वो मेरे साथ लूप में रहते थे और वो मुझसे पूछते थे कि भाई आज मतलब कल जो एक्टिविटी है वो बताए। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये उनको नहीं बताया गया होगा। तो फिर फजल खालिक, ये क्या कहें हम, अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इदारे इतने अलर्ट हैं तो फिर ये भी मालूम था जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई 12 ममालिक के सफरा वहाँ पे जा रहे हैं, जिसमें रूस जैसा इम्पॉर्टेंट, ईरान जैसा मुल्क, बाकी भी जितने भी हैं अहम ममालिक हैं, तो ये फिर कैसे हो गया कि इतनी बड़ी वारदात हुई? फिर आपको लगता है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है सिक्योरिटी के लिए कितनी परेशान कुन है, वहाँ पे ग्रुप्स को ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हमें लगा कि किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये जो दर्जन भर मैंने एजेंसियों की बात की है, तो ये मुकम्मल सिक्योरिटी लैब्स है। ये आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने भी डिमांड की है कि DIG और कमिश्नर और जितने यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के बड़े हैं उनको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये कोई आम डेलीगेट्स नहीं थी, बल्कि आपको पता है कि डिप्लोमेट्स थे और 12 ममालिक के। तो ये जिस रास्ते पे भी जाते हैं उसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है और इसके ऊपर मैं बल्कि यहाँ के स्वात के लोग भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ी अच्छी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल जो 4 बजे ये वाकया हुआ है, आप यकीन करें 12 ममालिक के डेलीगेट्स, इसमें 12 गाड़ियां थी तकरीबन और 12 से भी ज्यादा थी और इनको एक पुलिस वैन दी गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, एक पुलिस वैन और वो भी 12 गाड़ियों को। बाकी जब यहाँ पे परसों मैंने एक फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेट्स देखे थे, वो आम लोग थे, यहाँ पे घूम फिर रहे थे, उनके पास मैं दर्जन से ज्यादा पुलिस थे। अब ये यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब ये वाकया हुआ तो पहले DPO ऑफिस वाले हमें ये नहीं बता रहे थे, या पता नहीं, या वो लाइल थे कि ये फॉरेन डेलीगेट्स के मतलब कि स्क्वाड के ऊपर हुआ है। अब ये तफ्तीश की बात है कि हम लोकल जर्नलिस्ट को, लोकल लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, जबकि
पाकिस्तान के अंदर मुल्की, गैर मुल्की और मुल्की जितने जर्नलिस्ट हैं उनको तकरीबन वाकया होने से 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, या ये मैं तो कहता हूँ कि उनको पहले खबर दी गई थी। अब ये खबर किसने दी है, ये इस पर हम अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उनको तो पहले पता चल गया था लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन इसका मकामी मतलब मीडिया ये है कि ये प्री प्लान कोई मंसूबा था जिसमें स्वात के हालात को खराब करना उनको वो कर रहे थे, क्योंकि स्वात में तो सच कोई चीज नहीं है। फजल खालिक, यही वो सवालात हैं कि जवाबात इस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर मिलने चाहिए, और अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स था तो इसके ज़िम्मेदारों का तयन भी मुमकिन तौर पे होना चाहिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़।